कीड़ की हड्डी तो इंदिरा गांधी ने पहले ही तोड़ रखा था, जो आज तक कभी जुड़ नहीं पाया है। जहांगीर ने इसकी नींव रखी थी तो पाकिस्तान ने इसे सींचा था। जस्टिन ट्रूडो के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है जो एक इंसान के लिए भारत से अपने संबंध को दांव पे लगा दे। नमस्कार दोस्तों, खालिस्तान की उत्पत्ति जो है वो सिख धर्म से हुई होती है। सिख धर्म का नींव गुरु नानक ने रखा था। होता यूं है कि जब तक बाबर से लेकर के अकबर तक सिख धर्म को कोई भी समस्या नहीं होती। यहां तक कि अकबर जब अपनी यात्रा के दौरान अमरदास से मिलता है और उनके लंगर में जाता है तो लंगर भी खाता है और उसके बाद लंगर के लिए भूमि भी दान में दिया है। अकबर के बाद आता है जहांगीर का समय। जहांगीर सिखों को राजनीतिक खतरे के रूप में देखता है। होता यूं है कि उस समय सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव सिंह सिखों का नेतृत्व कर रहे होते हैं। जहांगीर का बेटा खुसरो इनके सानिध्य में आ जाता है और तुझे के बाबरी के अनुसार गुरु अर्जुन देव का वध खुसरो का साथ देने और हिंदुत्व को फैलाने के लिए किया जाता है। और ये माना जाता है कि गुरु अर्जुन देव सिंह सिख धर्म के पहले बलिदान देने वाले इंसान थे। ये सिलसिला चलता रहता है और अब बारी होती है शाहजहां का बेटा औरंगजेब। उसकी क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। होता यूं है कि अब उस समय सिखों का प्रतिनिधित्व तेग बहादुर सिंह कर रहे होते हैं और उस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर जो औरंगजेब था वो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रहा था। वो हिंदू को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वहां से जो हिंदू होते हैं वो तेग बहादुर सिंह के पास आते हैं और अपनी शिकायत तेग बहादुर सिंह से करते हैं। तेग बहादुर सिंह संदेश देते हैं कि अगर तुम तेग बहादुर सिंह को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिए तो सारे हिंदू जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद औरंगजेब को गुस्सा आता है और तेग बहादुर सिंह की हत्या करवा देता है। गुरु तेग बहादुर सिंह की मृत्यु होती है और अब सिखों की कमान जो होता है वो गुरु गोविंद सिंह के पास होता है, जो कि वो गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र होते हैं। अब गुरु तेग बहादुर सिंह के मृत्यु के बाद जब गुरु गोविंद सिंह सत्ता में आते हैं तो वो सिख धर्म को मजबूती की ओर ले जाने के लिए खालसा संप्रदाय और खालसा पंथ का जो है स्थापना करते हैं। होता यूं है कि अब चूंकि सिख जो है बहुत उस समय कमजोर हो चुके होते हैं और वो धार्मिक और राजनीतिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए इस पंथ का स्थापना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का प्रयास जारी था लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल सका। होता यूं है कि वजीर खान जो है उनके प्रयासों से बहुत ज्यादा जेलिशियस फील करता है और फिर दो पठानों को भेज करके उनकी हत्या करवा देता है। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद जो सिखों का वजूद था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। लेकिन फिर एक समय आता महाराजा रणजीत सिंह का, जब वो सत्ता में आते हैं और साम्राज्य को संभालते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय शासन में होती है, लेकिन उनके साम्राज्य के आगे पीछे भी नहीं भटकती है क्योंकि वो आधुनिक सेना की खालसा सेना का भी स्थापना कर चुके होते हैं और उनके डर से ईस्ट इंडिया कंपनी उनके आसपास भी नहीं भटकती है। लेकिन जैसे ही 1839 में इनकी मृत्यु होती है महाराजा रणजीत सिंह की, तो फिर जो अंग्रेज होते हैं ये 1849 में पंजाब में सिख और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है और पूर्णतः कब्जा कर लेते हैं और पंजाब को कई रियासतों में बांट देते हैं। फिर यहाँ से पलायन शुरू होता है। मैक्सिमम जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो अलग अलग देशों में जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका से लेकर के यूके, कनाडा और अमेरिका में जाकर के बसना शुरू करते हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो व्यवसाय करने वाले सिख होते हैं वो मैक्सिमम जाकर के कनाडा में ही बसते हैं। 1849 से लेकर के 1900 तक जो सिखों का पलायन होता है, उसके बाद 1920 में शिरोमणि अकाली दल आता है और सिखों के लिए राजनीतिक स्तर पे और धार्मिक और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आगे आता है और वो उनके वजूद को और अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवाज उठाना शुरू करता है। फिर वक्त था 1929 का, जब लाहौर अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं। वहां पे वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जो तीन नेता होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और तारा सिंह शिरोमणि अकाली दल के नेता, वो इस पूर्ण स्वराज को खारिज कर देते हैं। 1929 के बाद 1940 में जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग करती है और उसी बीच उदय होता है डॉक्टर वीर सिंह भट्टी का, जो कि अकाली दल और सिख समाज के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने अपने लिए मतलब सिखों के लिए भी एक अलग देश की मांग करते हैं।
और अपने पुस्तिकाओं के माध्यम से पहली बार खालिस्तान शब्द का जिक्र भी डॉक्टर वीर सिंह भट्टी के पुस्तक में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अकाली दल के नेता तारा सिंह एक अलग सिख राज्य की मांग करते हैं, लेकिन इनकी मांग को इनकार कर दिया जाता है। 1940 के बाद 1948 में फिर एक बार अकाली दल के नेतृत्व में सुब्बा आंदोलन होता है, जिसमें फिर से सिखों के लिए एक अलग प्रांत का मांग किया जाता है। लेकिन पहले ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर हो चुका होता है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है धार्मिक हवाला देते हुए इस चीज को भी खारिज कर देते हैं, क्योंकि वो देखे होते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच कितना रक्तचाप हुआ होता है, जिसके बाद कहते हैं कि अब धर्म के आधार पे किसी भी डिवीजन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित होता है। पंजाब को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, एक तरफ हरियाणा, दूसरी तरफ पंजाब, और कुछ पोर्शंस को हिमाचल प्रदेश के साथ ऐड कर दिया जाता है और चंडीगढ़ को राजधानी बना दिया जाता है। हरियाणा को हिंदी के भाषा के रूप में चिन्हित किया जाता है, पंजाब को पंजाबी भाषा के रूप में चिन्हित किया जाता है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के बाद पंजाब में शांति बहाल हो जाती है, लेकिन वो समय दूर नहीं होता है जब खालिस्तान एक इंटरनेशनल ग्रुप बनने के करीब होता है। वो समय होता है 1970, जब परमिंदर सिंह और जगजीत सिंह चौहान दोनों 1970 में लंदन में मिलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत करते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पे खालिस्तान को ले जाने की कोशिश करते हैं। जो जगजीत सिंह चौहान होता है, इसका पंजाब से पुराना कनेक्शन होता है, क्योंकि ये जब लक्ष्मण सिंह की सरकार होती है तो उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है और पंजाब में इसकी काफी पकड़ भी होती है। वही जब अकाली दल के साथ इसकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार होती है, कोलिजन गवर्नमेंट होती है, उसमें ये डिप्टी स्पीकर भी होता है, तो इसकी पंजाब में काफी अच्छा खासा पकड़ हो गया होता है। जिसके बाद ये लंदन में दोनों मिल करके वहां पे खालिस्तान को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रसारित करने में लग जाते हैं। लेकिन वो तभी समय आता है 1971, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा होता है। ईस्ट पाकिस्तान जो फिलहाल बांग्लादेश है, इंदिरा गांधी मास्टर स्ट्रोक खेलती हैं और पाकिस्तान के 2 चिथड़े कर देती हैं। मतलब आज भी अगर पाकिस्तानी कोई इंदिरा गांधी का नाम सुनता है तो वो सपने में भी उसकी रूह कांप जाती है। परिणाम निकलता है, बांग्लादेश एक नया कंट्री बनता है और पाकिस्तान बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि इंडिया का प्रो दुश्मन हो चुका होता है, इसी का फायदा उठाते हुए जगजीत सिंह चौहान, जो कि उस समय खालिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा चुका होता है, वहां पे ये गेम प्लान करता है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलता है और उससे समर्थन मांगता है। और वहां की जो पाकिस्तानी मीडिया होती है, इस मैटर को मतलब खालिस्तान को लेकर के एक इंटरनेशनल वाइब्स बना देती है और पूरा इंटरनेशनल लेवल तक फैलाने में जगजीत सिंह चौहान की मदद करती है। इसी साल जगजीत सिंह चौहान अमेरिका जाता है और वहां का न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम में एक विज्ञापन छपवाता है, जिसमें वो स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करता है। और वो विज्ञापन के जरिए बहुत सारे भारतीय प्रवासियों से चंदा इकट्ठा करता है और पुनः 1977 में भारत आता है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री टर्म से हट चुकी होती हैं और मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी होती है। पुनः से 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं। उसी बीच जो है जगजीत सिंह चौहान यूके और अमेरिका का दौरा करता है और अपने आप को खालिस्तानी गणराज्य का प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। पासपोर्ट जारी करता है, खालिस्तानी डॉलर जारी करता है, खालिस्तानी दूतावास बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में खोलना शुरू कर देता है। इसी बीच भिंडरवाला का उदय होता है, क्योंकि कांग्रेस कहा जाता है कि कांग्रेस ने ही भिंडरवालों को पाड़ा था। उधर जो शिरोमणि अकाली दल था उसका पंजाब में कद बहुत ज्यादा पड़ चुका था, उसको काउंटर अटैक करने के लिए इनको कोई सिख बड़ा नेता चाहिए था। कांग्रेस वो काम करती है और भिंडरवाला को सपोर्ट करती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव होता है, जिससे भिंडरवाला सपोर्ट करता है, कांग्रेस भी उसी को सपोर्ट करती है, जिससे आपको साफ नजर आ सकता है कि कांग्रेस ने भिंडरवालों को पाल रखा था। लेकिन भिंडरवाला का कद इतना बढ़ चुका था कि वो हिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया, जिससे कांग्रेस के कुछ नेता और जो उसके सपोर्टर थे वहां पे उसको भी भिंडरवाला के लोग मारना शुरू कर दिए। उसी में से एक कांग्रेस के नेता थे लाला जगत नारायण, जो कि वहां पर पंजाबी के बजाय वो हिंदी को सपोर्ट करते थे।
जिससे भिंडरवाला के लोग उसकी हत्या कर देते हैं और वो कांग्रेस का एक नेता होता है, जिससे कांग्रेस के अंदर खलबली मचती है। और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट होता है, कांग्रेस ने मूड बना लिया था कि अब भिंडरवाला की कहानी को खत्म करना है। इसी बीच 1982 में अकाली दल और भिंडरवाला एक साथ आते हैं और धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करते हैं। इनकी मांग होती है कि पंजाब को स्वतंत्र राज्य किया जाए और जो सरकारी वहां प्रभाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको कम किया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार होती है और उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है और फोर्स का उपयोग करके, बहुत सारे वहां फोर्स का इस्तेमाल करके, पुलिस बल का इस्तेमाल करके युद्ध मोर्चा को दबा दिया जाता है। अब भिंडरवाला का अंत का समय आ चुका था। होता यूं है कि भिंडरवाला अपनी दमदमी टकसाल फोर्स के साथ ऑल इंडिया फेडरेशन स्टूडेंट एंड एक्स मिलिटेंट जो ग्रुप होते हैं उनके साथ मिलकर के हिंदुओं पे अत्याचार करना शुरू करता है और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बना चुका होता है। क्योंकि वो धार्मिक कार्ड खेलता है, सोचता है कि अगर मैं गोल्डन टेम्पल में रहता हूं तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी फोर्स अटैक करने से बचेगी। क्योंकि जानते हैं आप कि यहाँ भारत है, डेमोक्रेसी है, वोट की राजनीति तो होनी है। लेकिन उसको क्या पता था कि सत्ता में तो इंदिरा गांधी बैठी हैं। फिर वो टाइम था ब्लू स्टार का, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए इंदिरा गांधी जो है सैनिकों के साथ बैठक करती हैं। 1 जून को आर्मी को आदेश दिया जाता है कि आप वहां पे कार्रवाई करना शुरू करिए। 1 जून को आर्मी जो है पंजाब में एंट्री करती है। 5 जून को अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे अटैक करती है। 7 जून को भिंडरवाला मारा जाता है और 10 जून तक ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाता है और यहीं से भिंडरवाला का अंत हो जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी ने जो खालिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो अभी तक जुड़ नहीं पाया है और खालिस्तान आज भी जब इंदिरा गांधी का नाम सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि जो सिख होते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत आहत होते हैं और उनके पर्सनल गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह उस समय जब इंदिरा गांधी अपने आवास में होती हैं तो उस समय मौजूद होते हैं और वो लोग 31 अक्टूबर को 1984 को इंदिरा गांधी पे तबातोड़ फायरिंग करते हैं और इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। तो ये बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी थी अपनी मौत का जाल उन्होंने खुद ही बुना था। आपका क्या मत है इस पे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। लेकिन इसी बीच तविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह बब्बर खालसा ग्रुप का गठन करते हैं। 1978 में इस ग्रुप का गठन करते हैं और ये धीरे धीरे इंदिरा गांधी के मौत के बाद मतलब 1985 से इनकी गतिविधियां तेज होती हैं। कनिष्का फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो कि हवा में ही बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों ने उड़ाया था। उसके बाद इनकी एक्टिविटी इतना बढ़ गई थी कि पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की भी हत्या में शामिल थे। लाला जगत नारायण इनकी भी हत्या में बब्बर खालसा के ही लोग शामिल थे। लेकिन बब्बर खालसा 1992 के बाद बहुत कमजोर हो गया। हुआ यूं कि तलविंदर सिंह और सुखदेव सिंह दोनों की मौत हो जाती है। खालिस्तान टाइगर फोर्स की शुरुआत जगतार सिंह करता है। जगतार सिंह चूंकि बब्बर खालसा का पूर्व मिलिटेंट था, वही इस ग्रुप को शुरू करता है और खालिस्तान टाइगर फोर्स से ही जो वर्तमान में मैटर चल रहा है हरदीप सिंह निज्जर उसी का चीफ था। हरदीप सिंह निज्जर चूंकि जालंधर पंजाब में पैदा हुआ होता है, वो 1997 में कनाडा जाता है और वहां पे वो प्लम्बर का काम करता है। धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल स्थिति सही होती है और वहां पर वो सिखों के माध्यम से अपने आप को सिखों का नेता बनाने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को रचना शुरू करता है। 2013 से लेकर 2014 तक वो पाकिस्तान के संपर्क में भी रहता है। इस चीज को लेकर के भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कनाडा को आशंका जता चुकी होती है, लेकिन कनाडा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। 2016 में यही हरदीप सिंह निज्जर एक ओपन लेटर में घोषणा करता है। वो कहता है कि मैं सिख और स्वतंत्र सिख राज्य के लिए मैं पूरी तरह से खालिस्तान का समर्थन करता हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि खालिस्तान एक राज्य होना चाहिए। 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हरदीप सिंह निज्जर को आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ और राष्ट्रीय दक्षिणवादी संगठन पर हमला के लिए वारंट जारी करती है। 2020 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पेश कसते हुए इसे आतंकवादी घोषित कर देता है।
और इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया जाता है। वर्तमान समय में हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट होता है। वहां पर वो बहुत सारी खालिस्तान गतिविधियों को बढ़ाता जा रहा था और जो यहाँ की सुरक्षा एजेंसी NIA उसका कहना था कि ये खालिस्तान इंटरनेशनल टाइगर फोर्स को बहुत सारी गतिविधियां, ट्रेनिंग देना, उसे फाइनेंशियल खर्चा जो था और बहुत सारा जो उसके एक्टिविटी थी उसको और बहुत ज़्यादा जोड़ देना, ये सारा कार्य हरदीप सिंह निज्जर का था। और ये सब चीज़ों को देखते हुए 18 जून को इसकी हत्या कर दी जाती है और कनाडा इंडिया पे एलिगेशन लगाता है कि इसकी हत्या जो है भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा होता है। लेकिन ये जून को होता है और सितंबर तक कोई भी कनाडा का उच्च अधिकारी, डिप्लोमेट्स या हाई कमीशन या जस्टिन ट्रूडो इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि 8 सितंबर को ही G20 होने वाला था। हो सकता है इसी बीच पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा खेल सकता है। ISI जो कि उसकी सुरक्षा एजेंसी है, पॉसिबिलिटी यह भी है कि वो भी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा करके भारत के खिलाफ G20 का जो बैठक था उसको फेल करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब यहाँ G20 समिट समाप्त होता है, यहाँ से जब कनाडा पहुंचते हैं तो वहाँ के पार्लियामेंट में उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप जो है भारत के खिलाफ बोलिए। अब आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर के लिए भारत के खिलाफ या भारत से पंगा क्यों लेंगे, क्योंकि वहाँ ये प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जस्टिन ट्रूडो जिस पार्टी से हैं, लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि जो इनके साथ जो पार्टी गठबंधन में है पार्टी, उसका जो हेड है वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह प्रो खालिस्तानी है, वो खालिस्तान के लिए हमेशा आवाज उठाता है और उसी का सदस्य होता है हरदीप सिंह निज्जर। यहाँ पे जगमीत सिंह फोर्स करता है ट्रूडो को कि आप भारत के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाइए। तो जस्टिन ट्रूडो के पास ये मजबूरी है, वरना हरदीप सिंह निज्जर कोई बहुत बड़ा कोई तोप नहीं थे जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो आकर के भारत में या भारत से जो है पंगा लेने की कोशिश करें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंतर्गत अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी होती हो तो 338 सीटें वहाँ पे टोटल है। 338 में बहुमत के लिए 170 सीट चाहिए होती है। लेकिन लिबरल पार्टी जिससे जस्टिन ट्रूडो ताल्लुकात रखते हैं उनके पास 158 ही सीट होती है, जिससे इनको मदद लेने के लिए NDP के पास जाना पड़ता है और NDP के पास 25 सीट होती है। अगर NDP अपना सपोर्ट खींच लेती है तो ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। तो ये ट्रूडो के सामने मजबूरी है कि ये भारत के खिलाफ उनको बोलना ही है। जस्टिन ट्रूडो भारत के अगेंस्ट बहुत सारे अपना स्पीच दिए हैं, लेकिन एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया और सारे जो उनके एलिगेशन थे उस सबको खारिज कर दिया। और उसके लिए बहुत सारे जो प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो बोल रहे थे कि 5 आईज जो ग्रुप है वो इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, लेकिन ऐसा कोई 5 आईज के कोई मेंबर आकर के ऑफिशियली उसने कुछ भी नहीं बोला कि मैंने कनाडा को ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा। भारत और कनाडा के बीच अगर हम तुलना करते हैं तो कंट्री वाइड GDP के अनुसार भारत 5वें स्थान पे है, कनाडा 9वें स्थान पे है। वही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि मिलिट्रियों की तुलना जिसमें किया जाता है उसमें इंडिया जो है वो 4थे नंबर पे है 145 देशों में। वही कनाडा जो है वो 27वें नंबर पे है। तो इनकी स्थिति जान सकते हैं कि भारत से कितना नीचे है। वही पॉपुलेशन की बात किया जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में 35वें नंबर पे आते हैं। वही भारत जो है वो पहले नंबर पे काबिज है। लैंड की बात किया जाए तो कनाडा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे आता है। पॉपुलेशन की स्थिति में जितनी केरल की पॉपुलेशन है उतना ही कनाडा की पॉपुलेशन है। तो कनाडा की औकात कितनी आप समझ सकते हैं। बात करें अगर हम कनाडा और इंडिया के म्यूचुअल रिलेशन के बारे में, तो इंडिया और कनाडा का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके अनुसार कनाडा जो है इंडिया के ट्रेड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 0.70% ही शेयर करता है। वही अगर ट्रेड पार्टनर की नंबर की बात की जाए तो कनाडा का 35वां नंबर आता है। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार कनाडा और इंडिया के बीच 8 मिलियन का व्यापार हुआ था
और वे बैलेंस ट्रेड था, ट्रेड डिफिसिट नहीं हुआ, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों देशों का इक्वल था। 4 मिलियन और 4 मिलियन का जो था इन लोगों का ट्रेडिंग था, तो ट्रेड जो है इन लोगों का बैलेंस है। डिफेंस रिलेशन की बात किया जाए तो शुरुआती दिनों में जब भारत आजाद हुआ था तो कनाडा जो है भारत में बहुत साथ देता था। भावा से लेकर के साइरस की स्थापना तक ये सारी चीजों में कनाडा ने शुरुआती दिनों में बहुत साथ दिया, क्योंकि कनाडा सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है और आपको जब भी कोई परमाणु बम की जरूरत होती है तो यूरेनियम और प्लूटोनियम की जरूरत होती है। लेकिन 1974 में जब पोखरण का परमाणु परीक्षण किया जाता है पोखरण में, तो उस समय अमेरिका के दबाव में आकर के कनाडा ने भारत का आर्थिक सहयोग और परमाणु सहयोग बंद कर दिया था। तो उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री थे पीरे टूडो थे। पीरे टूडो जो है वो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। तो जस्टिन ट्रूडो और पीरे का आप लॉजिक समझ सकते हैं कि ये लोग प्रेशर झेलने वाले इंसान नहीं है, जैसे प्रेशर पड़ता है वैसे ये फुस हो जाते हैं। वही अगर हम जियोपॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो कनाडा जो है इंडिया को लेकर के एक न्यूट्रल स्टांस दिखाता है। कश्मीर का मुद्दा हो या कोई भी आतंकवादी गतिविधियों का मुद्दा हो, वहां पर जो कनाडा है वो न्यूट्रल स्टांस दिखाता है। वो भारत के साथ कभी भी ओपन होकर के सपोर्ट नहीं करता है। कश्मीर का मुद्दा चल रहा था तो कनाडा ने अपने टूरिज्म सेक्टर में ये घोषणा कर रखी थी कि कोई भी कनाडियन नागरिक जो है वो कश्मीर जाने से बचे, और ये जो है ना ही पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और ना ही जो है इंडिया का सपोर्ट करता है। तो जो पॉलिटिकल जो रिलेशन इन दोनों के बीच जो ये न्यूट्रल है। तो ये था खालिस्तान, कनाडा और इंडिया के रिश्तों की बात। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।